जय हिंद साथियों, स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ हमारे और आपके अपने YouTube चैनल भारत हक में। मैं हूं कुरतुल हक। जैसा कि आपको पता है, ज़िला प्रदेश देश विदेश के तमाम अहम मुद्दों को लेकर हम और आप हमेशा इस चैनल भारत हक पर मिलते रहते हैं। इसी सिलसिले में इस वक्त आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं एक बहुत ही ख़ास जगह पर मौजूद हूँ। ख़ास जगह इसलिए है क्योंकि ये जगह जिस शख्सियत के नाम से मंसूब है उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारत रत्न, संविधान निर्माता और उनके मानने वाले बोधिसत्व के भी नाम से जानते हैं। आज की तारीख, चूँकि आज 23 तारीख है और कल 24 तारीख है, यानी कल 24 तारीख से लेके अगले महीने की 3 तारीख तक यानी 3 जुलाई तक पार्लियामेंट का पहला सेशन दिल्ली में शुरू हो रहा है। और इस सेशन के हवाले से आपको बता दूं कि अभी अभी हम 2024 के चुनाव से निकल कर बाहर आए हैं। नतीजे हमारे सामने हैं और इन नतीजों के हवाले से हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी की भी इस सिचुएशन में हम आपके लिए तमाम इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दों पर लगातार बातचीत और वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो ये जगह जहां मैं मौजूद हूं, ये ज़िला बदायूं का हेडक्वार्टर है। वहां का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है। इसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के नाम से भी जानते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बाबा साहेब की एक बड़ी सी अच्छी मूर्ति लगी है और उस मूर्ति के हाथ में, उस प्रतिमा के हाथ में भारतीय संविधान की भी प्रतिमा है, जो ये सबूत पेश करता है कि ये भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है जहां जन जन की बात होती है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि चुनाव की शुरुआत के बारे में, चूँकि कल होना है पार्लियामेंट का पहला सेशन की शुरुआत, जिसमें शपथ होगी, फिर 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले कई चीज़ें इस भारत की राजनीति में गरमाई हुई हैं। जैसे स्पीकर को लेकर लगातार विपक्ष और पक्ष के बीच टकराव जारी है। उसके अलावा जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों को पेपर देने के बावजूद भी उन्हें सही नताइज नहीं मिल पा रहे हैं, उन तमाम को लेकर जिस तरह से परेशानियां आज की तारीख में मौजूद हैं, उन तमाम को देखते हुए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 16 मार्च 2024 की तारीख, जिस तारीख को यह ऐलान हुआ था चुनाव आचार संहिता का, और ये वही तारीख है 16 मार्च 2024 जिसमें चुनाव आचार संहिता का ऐलान हुआ। उसके बाद हम एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछली लोकसभा जो थी उसका कार्यकाल 16 जून को ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में भी चुनाव हुए हैं। अब लोकसभा चुनाव के चरणों के हवाले से हम आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी आप तमाम लोगों को ये बात पता है कि ये इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में हुआ है। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। इस 7 चरणों में लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ। हालांकि अगर एक सूरत की सीट को छोड़ दिया जाए, जहां पर एक तरीके से बीजेपी को वॉक ओवर मिल गया, या आप कहिए वहां पे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने तमाम ने अपना नॉमिनेशन वापस किया, और नॉमिनेशन वापस करने के साथ ही वहां की सीट बीजेपी के पाले में चली गई। वहीं राज्य विधानसभा चुनाव की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 175 सीटों के लिए 13 मई 2024 को चुनाव हुए। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों के लिए 19 अप्रैल 2024 को चुनाव हुए, और सिक्किम में भी 19 अप्रैल 2024 को ही 32 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। वहीं उड़ीसा को बात करें तो उड़ीसा का चुनाव 4 चरणों में हुआ, जो कि 147 सीटों का रहा है। अब मैं आपको एक मोटी और अहम बात बताना चाहता हूँ। जिस चुनाव के बारे में हम बात कर रहे हैं विधानसभाओं के, तो उनमें विधानसभा के चुनाव में आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां टीडीपी को 175 सीटों में से 135 सीटें मिली। पूर्ण बहुमत के साथ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी आंध्र प्रदेश में सरकार चला रही है, उन्होंने बना ली, और यही टीडीपी है जिसके 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, और वो बीजेपी को समर्थन देकर एक एनडीए के रूप में शपथ ग्रहण मोदी जी का हो चुका है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों में से बीजेपी को 46 सीटें मिली। सिक्किम में 32 में से 31 सिक्किम की ही लोकल पार्टी है वहां मिली। 147 सीटें जो उड़ीसा की हैं, इन 147 सीटों में से 78 सीटें बीजेपी के पाले में पहुंची। वहीं इस लोकसभा चुनाव के साथ जहां 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, उनके साथ अलग अलग राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर
उपचुनाव भी हुए। अब दूसरी सबसे अहम बात आ जाते हैं, चूँकि कल से पहला सेशन शुरू हो जाएगा, पहले सेशन से ही तमाम प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। ये 24 तारीख से लेकर 3 जुलाई तक है। इस पहले सेशन में पार्लियामेंट के जितने भी सांसद हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो तमाम लोग अपनी पार्लियामेंट में शपथ लेंगे। वहाँ प्रोटेम स्पीकर जो कि घोषणा की गई है वो उड़ीसा से आते हैं और उनका नाम भरत रही मेहताब है। उन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में बीजेपी और एनडीए ने घोषित किया है। वो अब उन तमाम सांसदों को शपथ दिलाएंगे और 26 तारीख को स्पीकर का यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो इन तमाम चीज़ों को आप जानते हैं और यह आप लोगों के न्यूज़ में है, नज़र में है। मगर मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। इस चुनाव के जो अहम मुद्दे रहे, जो आपकी नज़रों से गुजरे हैं, जिन्हें आपने देखा है, समझा है, जिया है और उनके आधार पर वोट दिया है, लेकिन उन तमाम से पहले मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव हुआ है 2024 का लोकसभा चुनाव, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत ही सराहनीय तरीके से मतदान किया है, बहुत ही समझदारी के साथ वोटिंग की है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया कि चुनाव लोकतंत्रात्मक तरीके से होते हैं। इसके कहने का कारण ये है कि जिस तरह से चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घुसपैठिए, मंगलसूत्र और इनकी चीज़ उनको हड़प देंगे, दे देंगे, ये तमाम तरीके की बातें XYZ कहीं, इन तमाम का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। अब मैं आपको इस चुनाव के कुछ अहम मुद्दे बताता हूँ। मैं कुछ आपको 10-20 अहम मुद्दे बताऊंगा जिन्हें आप एक एक लाइन में समझते जाइए। देखिए, 2024 के चुनाव का एक अहम मुद्दा रहा है अमेठी और रायबरेली की चुनौती। अमेठी और रायबरेली की चुनौती की अगर आप बात कर रहे हैं तो अमेठी और रायबरेली की चुनौती को इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छे तरीके से फतह कर लिया है। वहीं दूसरा एक अहम मुद्दा था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को तीसरे फेज के बाद जमानत मिली कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फिर उन्होंने प्रचार किया, लेकिन उसका कुछ खास असर दिल्ली में दिखाई नहीं दिया। हालांकि इंडिया गठबंधन एक तरह से मजबूत होता नजर आया। भैया बात करें तो कर्नाटक का रेप कांड, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं देवेगौड़ा, उनके पोते के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, जो अब कर्नाटका में SIT और तमाम पुलिस बल उस तरीके की जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो पेन ड्राइव हज़ारों अश्लील वीडियो के वायरल हुए, वो तमाम चीज़ें इसका अहम मुद्दा रही। दूसरा एक उत्तर प्रदेश में ही शुरू से ये बात कही जा रही थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से नीचे ही रहेगी और वही हुआ। इस बार भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने 50 सीटों से नीचे उत्तर प्रदेश में कर दिया, जो हम तमाम लोगों के सामने। दूसरा एक बहुत अहम फैक्टर रही प्रियंका गांधी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर लगातार शहजादे 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 कहकर तंज किए और उन्हें घेरने की कोशिश की, तो वहीं प्रियंका गांधी ने उस मोर्चे को संभाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहजादा कहने के बाद उन्हें कहा शहंशाह। तो प्रियंका गांधी ने एक नई संज्ञा दी प्रधानमंत्री मोदी को शहंशाह की। दूसरा एक और अहम मुद्दा, ये चुनाव क्रॉस भारत चुनाव, जैसे कांग्रेस के नज़रिए से देखें तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक सीट चुनी रायबरेली की उत्तर में, तो दूसरी सीट भारत के दक्षिण में चुनी वायनाड की। तो इस तरह से कांग्रेस के लिए ये क्रॉस भारत चुनाव रहा। इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र आया और घोषणा पत्र के बारे में लगातार बातें हुई और उन बातों को समझने की कोशिश की इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने। दूसरा, बीजेपी के विरुद्ध राजपूतों का होना, यही कारण है कि जिस तरह से 400 पार के नारे दिए गए, 300 पार के नारे दिए गए, बीजेपी 240-41 सीटों पर ख़त्म होती नजर आई। भैया मैं एक और मुद्दा बताता हूँ, इस्लामी फोबिया का जिस तरीके से खुलकर प्रचार किया गया, अरबन नक्सल, पैसा, घुसपैठिया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो को भी इसमें घसीटा गया। वहीं कांग्रेस ने इस बार मीडिया मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर तौर पर किया है। इसके साथ में कई और चीज़ें जो लोग कह रहे हैं कि टिकटों के बंटवारे बहुत अच्छे तरीके से हुए, और दूसरी जो अहम बात है वो है योगी वर्सेस अमित शाह की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के हवाले से, उस लड़ाई के बारे में अब तो चर्चाएं खुलकर भी होने लगी हैं। भाई इस पूरे चुनाव में पूरी तरीके से मोदी लहर गायब नज़र आई।
एक फ्लोटिंग वोटर का जो फैक्टर था उसने भी अपना कमाल दिखाया। वहीं नौकरी, बेरोजगारी, संविधान बचाने की बात, रोटी की बात, ये तमाम अहम मुद्दे इस बार चुनाव में बने रहे और ऐसा लगा जैसे धर्म का जहर जिस तरीके से गलत तरीके से लोगों के अंदर भरा जा रहा था उसको लोगों ने नकारा और धर्म को सकारात्मक रूप में लेते हुए भारत की तरक्की के लिए अपने वोट को दिया। वहीं लोकसभा चुनाव जो है वो एक क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ा गया, ये भी अहम चीज़ है। विपक्ष का सामाजिक समीकरण भी काफ़ी मजबूत रहा और इंडिया गठबंधन की एकता, अखंडता और एकजुटता ने इस चुनाव में उन्हें काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंचा दिया है। अब चूँकि कल से शुरू होगा लोकसभा का सत्र और इस सत्र के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से विपक्ष मजबूती के साथ इस चुनाव को लेता है और इस चुनाव के बाद देश के तमाम अहम मुद्दों को किस तरह से विपक्ष एक मजबूती के साथ उठाएगा। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। भारत हक यूट्यूब चैनल पर हम आपसे मिलते रहेंगे और इन तमाम मुद्दों के एनालिसिस और हर तरीके की बातें आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।